देखो बच्चों, अब हम ऐसा करते हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि इको की हम रिवीजन क्लास स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ से जो हमारी रिवीजन क्लास है वो रिवीजन भी स्टार्ट हो जाएगी। भैया कैसे कैसे होगी देखो, या तो मंडे या फिर फ्राइडे या फिर संडे, इन तीनों में से किसी भी दिन आपकी रिवीजन क्लास हो सकती है। तो जैसे हमारी एक वाली क्लास होगी फ्राइडे को, फिर इसके बाद हमारी होगी, कब मैंने कब बताया था आपको, मंडे को भी होगी। फिर ऐसे करके हमारे डेज में चलती रहेगी। भैया रेगुलर क्लास रेगुलर तो चल ही रही है, भाई रेगुलर ख़त्म ही तो होने वाली है। दो ही तो चैप्टर बचे हैं, क्या करोगे, जान लोगे बच्चे की। चलो देखो, भैया हमने चैप्टर कौन सा पढ़ना है। चैप्टर नंबर 1 हम पढ़ेंगे। भैया दिखाई नहीं दे रहे मार्कर। चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 में हमें क्या पढ़ना है वो देखो। चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। हम मैक्रो का चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि पहले हम इंट्रो लेंगे। इस चैप्टर में हम क्या समझेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन किसका, इकोनॉमिक्स और मैक्रो का। और हम डिफरेंस भी पढ़ेंगे भैया माइक्रो और मैक्रो का। हो भैया माइक्रो तो पढ़ा है नहीं, मैक्रो का डिफरेंस कैसे आ गया। अरे आपने पढ़ा नहीं है, एक बात बताओ, माइक्रो आपने 11th में कौन सी बुक पढ़ी, माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी कि नहीं। अब देखो यहाँ पे बच्चों को जो सबसे बड़ी कन्फ्यूजन होती है, हमने इकोनॉमी पढ़ी थी या इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमी पढ़ी थी, माइक्रो इकोनॉमिक्स। आप बोलते माइक्रो इकोनॉमिक हो, लेकिन एक्चुअल में आप बुक में नाम देखना माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है। यहाँ के बच्चों को तो पता होगा, पता नहीं आपको पता है कि नहीं। चलो अब पता लग गया होगा, इंट्रो डिफरेंस। भैया फिर इसका स्कोप क्या है, हम पढ़ ही क्यों रहे हैं। भाई मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या काम करने वाली है हमारी लाइफ में वो बताएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें कुछ मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़नी है। तो चलो भैया, मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने से पहले आप इकोनॉमिक्स का तो इंट्रो ले लो। मैं आपको इकोनॉमिक्स ना बताऊं और सीधा अगर ये बताऊं, ये तो मतलब भैया पाप लग जाएगा ऊपर, ठीक है। अच्छा एक काम करो, आप ही बताओ इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन बोलो। अरे बोलो। अच्छा ठीक है, मैं लिखते जाता हूँ जैसे जैसे बताते जाओगे। हाँ, इज अ सब्जेक्ट, ठीक है। फोकस, फोकस इज ऑन क्या, रैशनल मैनेजमेंट। मैनेजमेंट किसका, ऑफ स्केयर रिसोर्सेज, ठीक है। भैया ये क्या हो रहा है, आप तो हमसे पूछ नहीं रहे। अरे रिवीजन चल रही है, और रिवीजन में भी यहाँ की रिवीजन तो मतलब आप समझो बाहर की क्लास के रेगुलर बैच की तरह है। मतलब वहाँ रेगुलर बैच में इतना अच्छे से नहीं होता होगा जहाँ यहाँ रिवीजन में होता है। देखो चलो पहले यहीं तक पढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स भैया एक सब्जेक्ट है, हो भैया हमें तो ये पता था। हाँ तो यही तो डेफिनेशन, डेफिनेशन मतलब यही कि नॉर्मल जिससे आप समझ सको। भाई सब्जेक्ट नहीं है। एक बात बताओ भैया, इसने इकोनॉमिक्स बोला, इसने ये नहीं बोला माइक्रो मैक्रो। अरे इम्प्लाइड है, मतलब मानी जाएगी। इकोनॉमिक्स मतलब दोनों ले लिया इसने। इकोनॉमिक्स बहुत बड़ा वर्ड है, उस इकोनॉमिक्स के दो हिस्से हैं, एक माइक्रो और एक मैक्रो। तो भैया इकोनॉमिक्स के अंदर उनकी डेफिनेशन ऑफकोर्स इम्प्लाइड है। माइक्रो भी सब्जेक्ट है और मैक्रो भी सब्जेक्ट है, बोलो है कि नहीं। हाँ भैया, माइक्रो आपने 11th में पढ़ा होगा और मैक्रो आप 12th में पढ़ रहे हो, शायद अब खत्म ही हो जाएगी। भैया इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट, भैया इतनी बड़ी बात आपने बोल दी है, तो हमें पता ही नहीं था डेफिनेशन में। तो अब पता लग गया इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट। अच्छा फोकस कौन करता है, फोकस मतलब कीप्स ऑन आइज। भैया अपनी निगाहें किस पर टिका के रखेगा ये। यार ये अपनी निगाहें जो है, निगाहें ये मतलब हर एक सब्जेक्ट एक एक किसी पर्टिकुलर चीज को फोकस करता है। मतलब एक बात बताओ, आपने अकाउंट्स पढ़ी, अकाउंट्स भी किसी पर्टिकुलर चीज पर फोकस करती है। और आपने बिजनेस पढ़ी, वो भी किसी पर्टिकुलर चीज पर फोकस करती है। तो भैया हर एक सब्जेक्ट पर्टिकुलर चीज पर फोकस करता है। हर एक सब्जेक्ट क्या करता है, पर्टिकुलर चीजों पर फोकस करता है। हर एक सब्जेक्ट क्या करता है, पर्टिकुलर चीजों पर फोकस करता है। तो भैया उसी तरह इकोनॉमिक्स जो एक सब्जेक्ट है वो भी तो फोकस करती होगी। मैंने बोला बिल्कुल सही, फोकस करती है। किस पर करती है, ऑन अ रैशनल मैनेजमेंट। भैया मतलब यानी कि यहाँ तक तो भैया हमें समझ में आ गया, इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट फोकस ऑन रैशनल मैनेजमेंट। इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट फोकस ऑन रैशनल, या फोकस इज ऑन रैशनल मैनेजमेंट। इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट फोकस इज ऑन रैशनल मैनेजमेंट। बोलो इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट, इकोनॉमिक इज अ सब्जेक्ट विच फोकस ऑन, या फिर विच फोकस इज ऑन रैशनल मैनेजमेंट ऑफ स्केयर रिसोर्सेज। मतलब भैया रैशनल मैनेजमेंट मतलब बताओ पहले हमें। हाँ मैं बताता हूँ ना, देखो रैशनल, रैशनल पता है, एक कंज्यूमर हमेशा रैशनल होता है। रैशनल मतलब कम से कम प्राइस में बेस्ट से बेस्ट आउटकम लेना चाहता है, कम से कम प्राइस में बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट लेना चाहता है वो। यानी कि आप कभी भी जाते हो, आप ऐसा बोलते हो यार पैसे की चिंता नहीं, तुम क्वालिटी दिखाओ। अगर कोई पैसे वाला है, उसकी बात नहीं कर रहा मैं नॉर्मल बोल रहा हूँ, कस्टमर को रैशनल हो, फिर वो कस्टमर नहीं हुआ ना, पैसे वाला है तो
मतलब यानी कि भैया आप जब मार्केट में जाते हो तो आप यही बोलते हो ना कि भाई बेस्ट प्राइस हो और बेस्ट प्रोडक्ट हो, ये दोनों चीज हमें चाहिए। इसी को तो बोलते हैं रैशनल। यानी कि पैसा मतलब, एक इकोनॉमी में पैसा मतलब क्या होता है, बोलो मेरे पास पैसा, भैया मेरे पास पैसे हैं, पैसे मतलब रिसोर्सेज है। इकोनॉमिक्स में पैसा मत बोलना, रिसोर्सेज बोलो। मेरे पास जो रिसोर्सेज है, मेरे पास जो पैसा था, मैं उसको यूज कर रहा हूँ और उससे बेस्ट आउटकम लेना चाहता हूँ। मैं किसी आलतू फालतू में थोड़ी कर रहा हूँ। भाई एक बार बताओ, वैसे दान धर्म अच्छी चीज है, लेकिन क्या आप करते हो? नहीं भैया, हम तो करते हैं। दे के दिखाना कभी 10 रुपये नहीं देते भैया। देखो मैं इकोनॉमिक्स बता रहा हूँ बस, ये चीज गलत है। दान भी करना चाहिए भैया, आपको अपनी इनकम का 1/10 करना चाहिए कंट्रीब्यूट। अच्छा सुनो, छोड़ो आपकी अभी इनकम ही कहाँ है, आप क्या बात कर रहे हो भैया? आप करते हो? बिल्कुल करता हूँ। किसी को प्रूफ चाहिए होगा तो मैसेज करे व्हाट्सएप में, भैया कहाँ करते हो आप, प्रूफ हमें बताओ। अच्छा चलो सुनो, मैंने क्या बोला भैया, इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है विच फोकसेस ऑन रैशनल मैनेजमेंट। रैशनल मैनेजमेंट मतलब भैया मिनिमम प्राइस में, बेस्ट प्राइस में, बेस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट हमें चाहिए, वही होगा रैशनल मैनेजमेंट। समझ रहे? रैशनल मैनेजमेंट मतलब यानी कि मेरे हिसाब से, कंज्यूमर के हिसाब से होगा। अब अगर मैं एक इकोनॉमी हूँ, मैं बोलूँगा मेरे पास जो रिसोर्सेज हैं, जो जेब में रिसोर्सेज हैं, इकोनॉमी के पास, कंट्री के पास जेब में जो रिसोर्सेज हैं, उनको उस जगह पर लगाओ जहाँ से बेस्ट आउटकम आपको मिले, उसे बोलते हैं रैशनल मैनेजमेंट। ठीक है? रैशनल मैनेजमेंट मतलब आप समझ गए हो कि रैशनल मैनेजमेंट करो। मैनेजमेंट मतलब संभालो उसको रैशनली, सिर्फ मैनेज मत करो, रैशनली मैनेज करो। यानी कि पुट योर रिसोर्सेज इन बेस्ट ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव मतलब भाई मेरे पास कितने सारे ऑप्शन होते हैं, कितने सारे ऑप्शन होते हैं मेरे पास, अपने उन रिसोर्सेज को लगाओ बेस्ट ऑल्टरनेटिव में, इसको बोलते हैं रैशनल मैनेजमेंट। भैया यानी कि हम समझे इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट, भैया समझ गए हम, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है विच फोकसेस ऑन रैशनल मैनेजमेंट, विच फोकसेस ऑन रैशनल मैनेजमेंट। अरे किसका रैशनल मैनेजमेंट? इकोनॉमिक्स में कितनी सारी चीजें होती हैं। इकोनॉमिक्स के बाद जमीन होती है, घर होता है, पता नहीं कितनी चीजें होती हैं। इकोनॉमिक्स के पास पैसे होते हैं, फॉरेन एक्सचेंज होता है, कितनी सारी चीजें होती है भैया, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। हाँ तो मैं बता रहा हूँ ना, जो स्केयर है उस इकोनॉमी में, जो उस इकोनॉमी में क्या है, स्केयर है, जो उस इकोनॉमी में क्या है, स्केयर है। यानी कि भैया एक बात बताओ आप, एक मिनट, हाँ आवाज आ रही है बैकग्राउंड से, मैं एक मिनट। चलो ठीक है, अब थोड़ी आवाज कम हो जाएगी। अच्छा देखो भैया, हम क्या बता रहे थे, मैं स्केयर रिसोर्सेज पे था। स्केयर मतलब यानी कि जो भैया मिनिमम है आपके पास। मिनिमम मतलब अरे यार जो बहुत कम है। एक बात बताओ, हर बार सरकार बोलती है पैसे को सेव करो, पैसे को सेव करो। आज की कमाई भैया फ्यूचर की इनकम होती है, आज की कमाई भविष्य, सॉरी आज की बचत भविष्य की कमाई होती है। यार एक बात बताओ, क्यों बोला जाता है यार आपके पास रिसोर्सेज स्केयर है, वो पैसा स्केयर है? कोई है इस दुनिया में भैया, इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो बोले मेरे पास जो मनी है वो स्केयर नहीं है। यार हर किसी के पास मनी स्केयर होता है। हर कोई सोचता है मेरे पास पैसा कम है, कम है, कम है। देखो स्केयर उस जने के पास नहीं है, मैं आपको प्रूफ मैं बता देता हूँ कैसे पता लगेगा। जो पैसे को अंधा यूज करता है, जो पैसे को रैशनली यूज नहीं करता, उसके पास मतलब यानी कि ये माना जाएगा एक इकोनॉमी में अगर कोई एक ऐसा पर्सन है जो इस रैशनली पैसे को यूज नहीं कर रहा, तो मैं बोलूँगा भाई इसके पास पैसा स्केयर नहीं है। फिर इसके पास पैसा स्केयर नहीं है, इसके पास पैसा है अच्छा खासा। तो यानी कि स्केयर रिसोर्सेज मतलब जो आपके पास बहुत कम मात्रा में अवेलेबल है। अब जब बहुत कम मात्रा में है तो मैं उसे ऐसी जगह पे यूज करूंगा ना जहाँ बेस्ट मुझे आउटकम मिले। तो इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट विच फोकसेस ऑन रैशनल मैनेजमेंट ऑफ स्केयर रिसोर्सेज। इकोनॉमिक इज अ सब्जेक्ट, इकोनॉमिक इज अ सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स बोलो, इकोनॉमी मत बोलना, वाई मत लगाना लास्ट में, आई सी है ये। मैं बताऊंगा इकोनॉमी क्या होता है। इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट विच फोकसेस ऑन रैशनल मैनेजमेंट ऑफ स्केयर रिसोर्सेज सो दैट प्रॉफिट विल, सॉरी मैनेजमेंट ऑफ रैशनल मैनेजमेंट ऑफ स्केयर रिसोर्सेज। इसके बाद क्यों करते हो? सो दैट प्रॉफिट विल मैक्सिमाइज, प्रॉफिट को आप बहुत मैक्सिमाइज कर सको। यार यही तो मैं चाहता हूँ। इसके मैं क्यों कर रहा हूँ भैया, मैं क्यों कर रहा हूँ रैशनल मैनेजमेंट? ताकि मुझे प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सके, ताकि मुझे प्रॉफिट, सो दैट प्रॉफिट विल मैक्सिमाइज एट, अब आएगी वो वर्ड जिसका आपको था इंतजार, सुनो, मैक्सिमाइज एट बोथ लेवल। बोथ लेवल मतलब भैया दो लेवल होते हैं, अरे इकोनॉमिक्स के दो ही तो होते हैं, या तो माइक्रो या फिर मैक्रो। आप दोनों में ही प्रॉफिट बढ़ा सको, सो दैट प्रॉफिट विल मैक्सिमाइज एट बोथ लेवल। यानी कि
भैया ये तो हमें इकोनॉमी 11th वाली फील आ रही है। अरे तो ये चैप्टर आपको याद नहीं है? मैंने 11th में भी आपको ये वाली सी चीज़ें एकदम रिपीट करवा दी थी, मुझे पता था ये सब चीज़ें। भैया आप 12th में फिर से पढ़ोगे, फिर अगर पढ़ा नहीं होगा तो फिर 12th में नया नया ऐसा लगेगा एकदम। अब आपको नया नहीं लग रहा होगा। अब भैया जो बच्चा इसे भैया जिसने पढ़ाई नहीं, अरे उसके लिए भी है आगे। मतलब मैंने इतना डेप्थ में बता रखा है इस इकोनॉमी की डेफिनेशन, मतलब आप पढ़ोगे भी नहीं फिर भी आपको याद हो गई होगी। बोलो एक बार। इकोनॉमिक इज अ सब्जेक्ट, ठीक है, विच फोकसेज ऑन रैशनल मैनेजमेंट, ठीक है, ऑफ स्केयर रिसोर्सेज। यानी कि इकोनॉमिक इज अ सब्जेक्ट फोकसेज ऑन रैशनल मैनेजमेंट ऑफ स्केयर रिसोर्सेज। इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट विच फोकसेज ऑन रैशनल मैनेजमेंट ऑफ स्केयर रिसोर्सेज। क्यों कर रहा हूँ मैं रैशनल मैनेजमेंट स्केयर रिसोर्सेज का? सो दैट प्रॉफिट विल मैक्सिमाइज एट बोथ लेवल, माइक्रो और एज वेल एज मैक्रो, ठीक है। अच्छा मैं आपको इकोनॉमी भी बता देता हूँ, मैं इधर छोटा सा लिख देता हूँ। इकोनॉमी इतना बड़ा नहीं है भैया। फिर इकोनॉमी क्या होता है? आप किसी बाहर से पूछना ना, बाहर किसी से पूछना इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन, पहले बोलना इकोनॉमी की बता, पहले तो बता ही नहीं पाएगा, मतलब ही नहीं होता यार। बता दिया आप तो यहाँ पे पढ़ रहे हो तब बता दोगे। इकोनॉमी क्या होता है? इज सिस्टम, इकोनॉमी इज अ सिस्टम बाय विच people of an area earn their living। समझे? मतलब भैया सुनो, इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है, पहले तो वो सिस्टम है, पहले तो आप ये समझो भैया सिस्टम है, यानी कि एक तरीका है। इकोनॉमी एक तरीका है, एक सिस्टम है आपके पास। इकोनॉमी इज अ सिस्टम, इकोनॉमी इज अ सिस्टम, इकोनॉमी इज अ सिस्टम जिसके थ्रू, जिसकी मदद से, वो एक ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू लोग, विच बाय विच, जो किसी एरिया में रहते हैं वो अपनी जीविका, लिविंग मतलब कमाई कर सके, ठीक है। इकोनॉमी इज अ सिस्टम, इकोनॉमी इज अ सिस्टम, इकोनॉमी इज अ सिस्टम भैया एक तरीका है, एक तरीका है। बाय विच पीपल ऑफ एन एरिया, किसी एरिया के लोग, भैया कुछ लिमिट, इस जगह पे लोग रहते हैं और जिस तरीके से ये पैसा कमाते हैं उसको मैं बोलता हूँ इकोनॉमी। उसको क्या बोलता है? इकोनॉमी। यानी कि भैया इकोनॉमी एक सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम है बाय विच पीपल ऑफ एन एरिया अर्न देयर लिविंग। इकोनॉमी इज अ सिस्टम बाय विच पीपल ऑफ एन एरिया अर्न देयर लिविंग। बस इतना है भैया। बताओ मुश्किल था? एक बार मुझे आप सारी डेफिनेशन बता दो, एक बार सारी बता दो इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स बोला इकोनॉमी नहीं, सही बोल रहे हो, डर क्यों रहे हो फिर? इकोनॉमिक इज अ सब्जेक्ट विच फोकसेज ऑन रैशनल मैनेजमेंट, विच फोकसेज ऑन रैशनल मैनेजमेंट किसका? ऑफ स्केयर रिसोर्सेज। इकोनॉमी क्या है? एक सब्जेक्ट है जो कि फोकस करता है रैशनल मैनेजमेंट ऑफ स्केयर रिसोर्सेज सो दैट प्रॉफिट विल मैक्सिमाइज एट बोथ लेवल, माइक्रो एज वेल एज मैक्रो। आपने सब्जेक्ट पढ़ लिया, माइक्रो और मैक्रो दो सब्जेक्ट होते हैं अपने पास। फोकस मतलब अपनी आंखें किस पर, यानी कि भैया वो इसके अलावा कुछ नहीं करता, नहीं करता है, लेकिन मेन उसका काम ये है। मैं बोलूँ, मैं किसी से बोलूँ इकोनॉमिक्स, उसके मन में यही आएगा पहला। आप बोल के देखना किसी का, आप मुझे बोलो इकोनॉमिक्स, मेरे मन में आएगा स्केयर रिसोर्सेज का रैशनल मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स। अच्छा, रैशनल मैनेजमेंट ऑफ स्केयर रिसोर्सेज, स्केयर रिसोर्सेज जो मिनिमम है सो दैट प्रॉफिट विल मैक्सिमाइज एट बोथ लेवल। और इकोनॉमी इज अ सिस्टम, एक तरीका बाय विच, एक एरिया के लोग, बाय विच पीपल ऑफ एन एरिया अर्न देयर लिविंग। ठीक है, आप इसे नोट डाउन करो, तब तक मैं आपको टाइम कर रहा हूँ, आप पॉज करो इसको और नोट डाउन करो। अभी भी ब्लर है क्या? फोन ब्लर नहीं हो, राइटिंग ब्लर है। अच्छा राइटिंग कोई बात नहीं। अच्छा देखो, आपको माइक्रो और मैक्रो डिफरेंशिएट कैसे करना है वो देखो। मैक्रो डिफरेंशिएट कैसे करना है, सबसे पहला तो पॉइंट कि आप ना जब इन दोनों की स्टडी करते हो ना, भैया ब्लू मार्कर का यूज करो तो कुछ बेसिस माने जाते हैं। क्यों? उससे ठीक आएगा। ये वाली लाइट जला दो ना भैया। अरे हाँ, ये वाली लाइट भी जला दो। हाँ, अंधेरा कायम रहे, सब जला दे, वो बटन नहीं जलाना जिसमें लाइट है। अच्छा चलो सुनो, बेसिस ऑफ स्टडी का मतलब क्या है? आप इधर स्टडी कर रहे होगे। अच्छा, कुछ चीजें ना हमारे पास बेस अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, इधर आप बेस मानते हो इंडिविजुअल से रिलेटेड, इंडिविजुअल को मानते हो ना कि भाई इंडिविजुअल के साथ क्या क्या हमें आधार मानना चाहिए। कुछ हम अजम्पशन लेते हैं, वो उसके हिसाब से लेंगे। इंडिविजुअल में कुछ अलग मानना पड़ता है। इंडिविजुअल में मानना पड़ता है हमें कंज्यूमर रैशनल है। आप जब इसकी इंडिविजुअल की स्टडी करोगे, आप हो सकता है डिमांड किसी और, आपने एग्रीगेट डिमांड पढ़ा? हाँ। आपने 11th में डिमांड भी पढ़ा हुआ है। हाँ।
एग्रीगेट डिमांड और डिमांड में कुछ फर्क था भैया, बहुत ज़्यादा फर्क था। मतलब एग्रीगेट डिमांड पूरी कंट्री की थी और उसमें कुछ पूरी कंट्री की कुछ इधर अजम्पशन कुछ और होती है, उधर अजम्पशन कुछ और होती है। एग्जाम्पल के लिए आपने शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट पढ़ा, जिधर हम ये मानते हुए चलते हैं कि टेक्नोलॉजी की वजह से चेंज नहीं आएगा, टेक्नोलॉजी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। उधर जबकि उधर ऐसा नहीं मानते थे, उधर मानते थे सिर्फ इतना मानते थे कि कंज्यूमर रैशनल होगा, कंज्यूमर ऐसा कोई मतलब उल्टी सीधी सोच नहीं रखेगा, कंज्यूमर ऐसा होगा कि जो प्राइस से प्रोडक्ट को डिटरमाइन करता होगा। यही चीज़ पढ़ी थी, ठीक है। एक बार नोट्स में जो आपने बनाया हुआ है, किस किस के पास है ये, चल नहीं है तो कोई बात नहीं। अच्छा, यहाँ तक समझ में आ गया। बेसिस ऑफ स्टडी में आप इधर कुछ और बेस मानते हो, जैसे कुछ इधर अलग अजम्पशन होती है माइक्रो में, और मैक्रो में कुछ अलग अजम्पशन होती है। उसके बाद सेकंड पॉइंट, इकोनॉमिक एजेंट। अब एक बात बताओ, सबसे पहले इकोनॉमिक एजेंट क्या होता है? इकोनॉमिक एजेंट वो पर्सन, वो मतलब वो पर्सन या फिर इंस्टीट्यूशन जो इकोनॉमिक डिसीजन लेता है। क्या लेता है? इकोनॉमिक डिसीजन लेता है, ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ, अगर वो ऐसा डिसीजन ले रहा है, इकोनॉमिक डिसीजन ले रहा है फॉर इंडिविजुअल मतलब किसी एक पर्सन के लिए इकोनॉमिक डिसीजन ले रहा है, तो वो क्या होगा? मतलब सोचो ये कौन सी इकोनॉमी की तरफ आपको बता रहा है कि मतलब किसी एक बोल रहा है भाई मैं लूंगा तो इकोनॉमिक मतलब एक बेस्ट डिसीजन लूंगा लेकिन एक इंडिविजुअल के लिए, तो कौन सी इकोनॉमी है ये? माइक्रो। अच्छा अगर मैं बोलूं वो इंडिविजुअल नहीं, वो सेम पर्सन इंस्टीट्यूशन डिसीजन इकोनॉमिक डिसीजन लेगा फॉर कंट्री, तो आपको क्या लग रहा है किसके लिए आपको बताएगा? मैक्रो के लिए। यानी कि दोनों के इकोनॉमिक एजेंट सेम होंगे या अलग अलग होंगे? अलग अलग होंगे। इकोनॉमिक एजेंट माइक्रो के अलग हो सकते हैं और मैक्रो के अलग। एग्जाम्पल के लिए मैक्रो में मैं आपको बताता हूं, मैक्रो में आपके लिए इकोनॉमिक एजेंट कौन रहेगा? मैक्रो में इकोनॉमिक एजेंट रहेगा आरबीआई। ज्यादा आरबीआई हो जाएगा। आरबीआई क्या करेगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पैसों से रिलेटेड कि इन्फ्लेशन ना आ जाए, डिफ्लेशन ना आ जाए, पोजीशन को इक्विवेलेंट रखने के लिए सारे डिसीजन लेगा। मॉनेटरी पॉलिसी यही लागू करेगा। सारी चीजें हमने पढ़ी थी ना, सिक्योरिटी खरीदना बेचना। भाई मार्केट में, कई मार्केट में ऐसा तो नहीं है, याद रखो मैनेज फ्लोटिंग हमने पढ़ा था कि कहीं बाहर की जो करेंसी है, बाहर की करेंसी कहीं हमारे यहाँ कब्जा ना कर ले हमारी कंट्री में, कौन ध्यान रखेगा इसका? आरबीआई ध्यान रखेगा। तो भैया आरबीआई इतनी सारी चीजें, आरबीआई का किसी इंडिविजुअल के लिए सोचता है? तो उसकी नजरों में तो इंडिविजुअल होता भी नहीं है, वो तो किसके लिए काम करता है? तो क्या इकोनॉमिक एजेंट सेम है? नहीं भैया। अच्छा इसके लिए आप बोल सकते हो इंडिविजुअल के लिए एक पल को बैंक भी हो सकता है। बैंक को अगर आपने बता रखा है कि भाई मुझे ना 5 साल, जैसे आजकल बैंक ये भी करते हैं कि आप बताओ आपका विजन क्या है, मतलब आप 5 साल बाद मैं बोलूँगा मुझे ना कार लेनी है एक, तो बैंक वाले बताएंगे कि आप हर महीने इतने इतने रुपए जमा करो, तो आपका इतना इंटरेस्ट लगेगा। दूसरी चीज़ आपको पता है बैंक हमारे रुपए को आगे फर्दर इन्वेस्ट भी करता है कहीं पर, मतलब हम बैंक में जमा करवाता है, बैंक आगे भी जमा करवाता है। उसने किसके बिहाफ पर इकोनॉमिक डिसीजन लिया? मेरे लिए, मेरी भलाई के लिए, मुझे इंटरेस्ट भी तो देगा। तो मेरे लिए इकोनॉमिक एजेंट अलग है और जबकि कंट्री के लिए इकोनॉमिक एजेंट अलग होगा। सेबी, आपको पता है शेयर मार्केट में डीलिंग होती है हर रोज। शेयर मार्केट को कौन कंट्रोल करता है? सेबी, ठीक है। तो ये उसको कंट्रोल करेगा, तो ये सारे डिसीजन लेगा। तो इकोनॉमिक एजेंट भी दोनों के क्या हो सकते हैं? अलग अलग हो सकते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट, अच्छा आपने यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड पढ़ा था इस बुक में, मैक्रो में? हाँ। ऐसे क्या देख रहे हो, नहीं पढ़ा? तुमने कंप्लीट भी कर लिया उस चैप्टर को? कर लिया ना? ये तो मैक्रो के उससे था ना, माइक्रो में क्या एग्जांपल रखेंगे अगर हम ऐसे बैंक। और एक इंडिविजुअल एजेंट खुद भी तो होगा या फिर उसका कंसल्टेंट होगा कोई। अच्छा कौन सा पॉइंट है ये? तीसरा। अब एक बात बताओ, आपने, अभी मैं बताऊंगा इकोनॉमिक वेरिएबल क्या होता है। इकोनॉमिक वेरिएबल मतलब जिसके बारे में इकोनॉमी सोचती है। एग्जाम्पल के लिए मैं अगर बोलूं माइक्रो और मैक्रो, मैक्रो में आपने क्या एग्रीगेट डिमांड पढ़ा था? हाँ। इधर आपने सिर्फ डिमांड पढ़ा था। आपने इधर एग्रीगेट सप्लाई पढ़ा, जबकि इधर आपने सिर्फ सप्लाई पढ़ा था।
यानी कि भैया ये जो प्रॉब्लम है ना, इसी को इकोनॉमिक वेरिएबल बोला जाता है। इकोनॉमी में जिस चीज के लिए डिसीजन लिए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक वेरिएबल। यानी कि एज अ इंडिविजुअल मैं ये सोचता हूँ कि मैं कितनी डिमांड करूंगा, किस प्राइस पे डिमांड करूं, मुझे कौन बताएगा, वो तो मुझे खुद समझना पड़ता है ना कि भाई प्राइस कम होगा तो मुझे डिमांड करना चाहिए, प्राइस बढ़ा है तो डिमांड को कम कर देना चाहिए। यही डिमांड तो मेरा इकोनॉमिक वेरिएबल होता है। जबकि वही डिमांड मैक्रो में आके क्या बन जाएगा, एग्रीगेट डिमांड। तो उधर इकोनॉमिक वेरिएबल की वजह से वो बाइफरकेट हो गया। ठीक, अच्छा इसके बाद हमने क्या पढ़ा, अच्छा एक और चीज और भी है, जीडीपी, नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, पुअर्टी। भैया ये सारे हमारे इकोनॉमिक वेरिएबल होंगे, लेकिन मैक्रो के। मतलब आप किस चीज के लिए यहाँ पे इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, इन सब के मतलब इन शॉर्ट अगर आप भूल जाओगे 11th में माइक्रो में चैप्टर के नाम याद थे कुछ इकोनॉमिक वेरिएबल माइक्रो के, और इधर के कुछ चैप्टर के नाम वो मैक्रो में आ जाएंगे। अरे मनी, बैंकिंग और शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम लिख देना, डेफिसिट हो गया, बजट हो, फिस्कल डेफिसिट हो गया, नहीं अब सारे बजट थोड़ी लिख देना गवर्नमेंट। अच्छा नहीं फिस्कल बजट लिखना आपको। अच्छा एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई हो गया, जीडीपी हो गया, नेशनल इनकम हो गया, एम्प्लॉयमेंट, पुअर्टी, इन्वायरमेंट प्रॉब्लम, जितना आपके सामने आएगा वो सब चैप्टर के नाम ही तो लिखने हैं यहाँ पे, इकोनॉमिक वेरिएबल वो होता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद एक बात बताओ, अच्छा आप जब एग्रीगेट करते हो, जब आप क्या करोगे, डिग्री ऑफ एग्रीगेट, डिग्री ऑफ, अब जरा ये बताओ, जब एग्रीगेट मतलब शॉर्ट में बोलो तो एग्रीगेट मतलब टोटल, ठीक है, सम, टोटल ऑफ ऑल। अच्छा अब एक बात बताओ, एग्रीगेट डिमांड में कितना सम होता है, मतलब याद है आपको एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला भी होते हैं। हाँ। एक क्लोज्ड इकोनॉमी में दो फॉर्मूले थे, सी प्लस आई और सी प्लस आई प्लस जी, और फिर ओपन इकोनॉमी में सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम हो गया था। यानी कि भैया उधर हम एग्रीगेट बहुत, मतलब हम पूरी कंट्री का ही एग्रीगेट कर लेते हैं शॉर्ट में। सी से किसका हो गया, कंज्यूमर का, आई से प्रोड्यूसर का, जी से गवर्नमेंट का, एक्स और एम से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से, मतलब पता लग गया बाहर की मतलब इधर हमने अपनी कंट्री का तो एग्रीगेट करा ही करा, बाहर की कंट्री का भी एग्रीगेट कर लिया। अब लेकिन माइक्रो में डिमांड में किसका एग्रीगेट होता है, अब ऐसा नहीं होता डिमांड में एग्रीगेट नहीं होता, बिल्कुल होता है, आपने मार्केट डिमांड पढ़ा होगा। एग्रीगेट होता है लेकिन बहुत कम डिग्री तक एग्रीगेट होता है, बहुत लिमिटेड एग्रीगेट होता है, बहुत लिमिटेड टोटल होता है। जबकि मैक्रो में वही टोटल बहुत बड़े लेवल पर होता है। यानी कि मैं आपको सिर्फ फॉर्मूला बताऊं तो एग्रीगेट फॉर्मूला सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। एक्स माइनस एम क्या होता है, नहीं मैं इसका नाम पूछ रहा हूँ सिर्फ, इसको नेट इम्पोर्ट। सारा पढ़ाया हुआ ना, ये नदी बोल रही थी ना, नदी बहती रहती है, सारा पढ़ा हुआ बहा दिया उसमें। अच्छा चलो सुनो, यानी कि भैया क्लास में थी नहीं, मैं क्या करूँ फिर। आपने भैया जब वो बोल रही थी ना कि आप बोल रहे थे कि क्लास के बीच में कोई बोलेगा नहीं, राम भरोसे कुछ बोला था आपने, तो उसने बोला था राम ने मेरा भरोसा तोड़ दिया, तो उससे आप समझ गए क्यों बोलोगे। आज तोड़ दिया, आज इंग्लिश नहीं वो खराब गया है। हाँ समझ गए, हम समझ गए, वो हिंदू हो ही नहीं सकता तो ऐसे तुम ही नहीं समझे, मैंने इसलिए तो बात को इग्नोर कर दिया था। अच्छा चलो सुनो, एग्रीगेट डिमांड में भैया आप सोचो ये नेट एक्सपोर्ट कहाँ से डिमांड करा गया होगा, बाहर की कंट्री से। मतलब हमने अपनी कंट्री में तो सबका एग्रीगेट, कंट्री में 3 ही तो लोग होंगे मिला जिला के, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, अब इनके अलावा कोई नहीं होगा, ठीक है। अच्छा देखो भैया, और बाहर की कंट्री मतलब भैया मैक्रो में जब एग्रीगेट होता है वो बहुत बड़े लेवल पर होता है, वहीं पर माइक्रो में वो डिग्री ऑफ एग्रीगेशन बहुत लिमिटेड हो जाता है, स्कोप उसका जो है बहुत सीमित कर दिया जाता है, रेस्ट्रिक्टेड कर दिया जाता है। ये एक और डिफरेंस पता लगा, ठीक है। अच्छा इसके बाद अब आपको ना कुछ अजम्पशन भी लेनी होती है। भैया कैसे अजम्पशन लेनी होती है, सुनो। अगर आपने 11th में जो सिलेबस नहीं काटा था, सेट ऑफ अजम्पशंस, आपको याद है 11th में हमने माइक्रो और मैक्रो की डिफरेंस पढ़ा था, और तुमने बोला था भैया ये कट चुका है लेकिन करवाया गया था,
नहीं मैंने करना था। बोला था, कट गया था, मैंने बोला था आउट ऑफ अरे सिलेबस वाली मैक्रो ही चीजें भी कट यहाँ गया कराई था, जाती हैं, तो वो तो फिर भी पूछेगा। मैक्रो ही कट गया था तुम्हारा 11th में से। हाँ। तुम्हें बोले भैया जब कट गया तो फिर डिफरेंस किस बात का। चलो मैंने बोला था वो आगे काम आएगा। अब सुनो काम क्यों आएगा। आपको पता है इकोनॉमिक वेरिएबल क्या होते हैं? माइक्रो में डिमांड सप्लाई, मैक्रो में एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई, जो भी आपने प्रॉब्लम पढ़ी। पता है आप जब माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे होगे, क्या पढ़ रहे होगे, माइक्रो तो आप ये एज्यूम करते हुए चलोगे कि मैक्रो के जो वेरिएबल होंगे, वो कांस्टेंट रहेंगे, है ना। पता है क्यों? अब आप सोचो आप इंडिविजुअल पढ़ रहे हो, पूरी कंट्री में चेंज हो गया, क्या इसमें चेंज होगा? हाँ ऑफ कोर्स होगा। अब आपने इसे थोड़ा सा पढ़ा था, चेंज हो गया, अब फिर से शुरू करना पड़ेगा, फिर कंट्री में चेंज हुआ, तो आप ये मानते हुए चलोगे कंट्री कांस्टेंट है, मतलब ये जो भी चेंज होगा इसकी वजह से होगा। मतलब देखो ये एक पर्सन है जो डिमांड करता था फॉर एक्स के लिए, इसने आज उसकी डिमांड कम कर दी। अब आपके मन में क्या आता है, किस वजह से कम करी होगी? इंटरेस्ट खत्म हो गया हाँ इंटरेस्ट खत्म हो गया और प्राइस का मतलब उसका टेस्ट शिफ्ट हो गया होगा। ये हमने एक पॉइंट पढ़ा था डिमांड में, अगर याद हो तो, कि कंज्यूमर का टेस्ट शिफ्ट हो जाएगा, वो डिमांड कम कर देगा। और प्राइस की वजह से और इनकम की वजह से। इनकम, यानी कि भैया आपने तीन ही जो फैक्टर बताए, एक तो टेस्ट, दूसरा प्राइस और इनकम, वो तीनों इसी से रिलेटेड थे ना। अब मैं बोल रहा हूँ नहीं ऐसा नहीं हुआ, उसने पता है क्यों कम कर दिया? क्योंकि कंट्री में गुड एक्स ही कम था। अब भैया एक बात बताओ, आप इसको पढ़ रहे हो, मैं कंट्री में कहाँ से आ गया, तो होच पोच हो जाएगी ना। फिर आप यही क्यों पढ़ रहे हो, फिर आप कंट्री का ही पढ़ो। यानी कि जब आप एक इंडिविजुअल को पढ़ रहे हो तो आप मानते हुए चलोगे बाकी सब सेम है, जैसा पहले था वैसा ही आज भी है। जो भी चेंज आ रहा होगा इसके बिहेवियर की वजह से, इसकी वजह से चेंज आ रहा होगा। अब वहीं पर अगर मैं बोल रहा हूँ मैं ना कंट्री को पढ़ रहा हूँ, किसको पढ़ रहा हूँ? कंट्री की एग्रीगेट डिमांड कम हो गई। अब आप भैया बहुत सारे रीजन बताओगे, हो सकता है कंट्री में आ ही नहीं रहा होगा गुड्स, हो सकता है एग्रीगेट जो आपकी इनकम है, नेशनल इनकम गिर गई होगी, बहुत सारे रीजन है। हो सकता है वॉर हो गई होगी अपने यहाँ, वॉर में तो वैसी हालत त्राहिमाम वाली हो जाती है, ठीक है। अब वहीं पे मैं बोला नहीं ऐसा नहीं है। एक नीचे एक बहुत छोटा सा कंज्यूमर था जिसने डिमांड, जिस पर बहुत ज्यादा हम डिपेंडेंट थे इस गुड्स के, क्योंकि कंट्री में वही डिमांड करता था बहुत ज्यादा। अब उसने डिमांड कम कर दी इसलिए कम हो गया। भैया फिर आप इंडिविजुअल पे क्यों जा रहे हो? जब आप पढ़ रहे हो, जब आप कंट्री का पढ़ रहे हो तो सिर्फ कंट्री तक रहो ना, यानी कि जब आप मैक्रो पढ़ रहे हो तो सिर्फ मैक्रो तक रहो। ऐसा नहीं है चेंज नहीं होता भैया, एक कंट्री में इंडिविजुअल मैक्रो में माइक्रो की वजह से भी चेंज आता है और माइक्रो में मैक्रो की वजह, लेकिन क्योंकि हमें एक को पढ़ना है तो हम दूसरे को कांस्टेंट। आपने मैक्रो पढ़ा, मैक्रो में कहीं पर माइक्रो चीज यूज हुई थी या उसने आके इंटरप्ट करा आपको? नहीं। तो भैया या फिर आपने माइक्रो पढ़ा था, वहां पे मैक्रो ने आके इंटरप्ट करा हो? नहीं करा ना। तो भैया हम मानते हैं कि माइक्रो पढ़ते हुए हम मानेंगे मैक्रो वेरिएबल क्या रहते हैं? कांस्टेंट। और जब मैक्रो पढ़ोगे तो माइक्रो कांस्टेंट, तो एज्यूम कर लोगे माइक्रो के वेरिएबल क्या रहेंगे? कांस्टेंट। इसमें फिर से ब्लर हो रहा है क्या? सही दिख रहा है? सही है। बस इसमें और क्या है, डिफरेंट सेट ऑफ अजम्पशन हो गया। अच्छा सेंट्रल इशू आप पढ़ना चाहते हो क्या? चलो बता देते हैं, सुनो। सेंट्रल इशू मतलब आपके पास, आप मेन क्या प्रॉब्लम है हमारे सामने? मेन प्रॉब्लम इन इकोनॉमी, कि भैया आखिर एक इकोनॉमी में मेन प्रॉब्लम क्या हो सकती है? अगर मैं मैक्रो यानी कि कंट्री के लेवल पर बताऊं, सोचो कंट्री के लेवल पर क्या प्रॉब्लम होती है। आपको पता है कंट्री के लेवल पर जो प्रॉब्लम होती है उसको हर बार इलेक्शन में उठाया जाता है। पुअर्टी, ठीक है, और करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट और मतलब भैया जीडीपी। हर कोई आके यही बोलता है ना, हम एम्प्लॉयमेंट सुधारेंगे। अभी आम आदमी पार्टी पंजाब में जीत गई, क्यों? आप बोले थे कांग्रेस जीतती है। कांग्रेस जीतती है? वो अस्तित्व में नहीं है। मैंने कब बोला कांग्रेस? कल बोला आपने कि मैंने कांग्रेस नहीं बोला। जीतती है। हाँ तो जीती है में बहुत फर्क होता है। मैंने पास्ट की बात कर, जीती है इसे बोला। पास्ट और प्रेजेंट टेंस में फर्क ही नहीं पता। आपने ये बोला था कि जीती है आम आदमी पार्टी, जीती है नहीं बोला था मैंने, यही बोला था।
पंजाब का मुझे पता ही नहीं था, मैंने तो बस ये बोला था मैंने हर बोला जगह पंजाब बीजेपी में आई अब आम आदमी पार्टी हो गई है, तो आपने बोला था थी। नहीं है। पंजाब में आम आदमी पार्टी कब बोला? नहीं कल बोला था इसमें, हाँ मैंने ध्यान नहीं देती इस बात से। सच्ची में। बोला था हाँ तो फिर मैंने ध्यान नहीं दिया। अच्छा चलो सुनो भैया, अब वो क्यों जीती? उसने इसी पॉइंट को उठाया, पुअर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट। लेकिन भैया मोदी जी ने गलत पॉइंट उठा लिया था, इसका मतलब उन्होंने पॉइंट उठाया था ड्रग्स का। किसने? उन्होंने बोला कैसा लगेगा आपको, आपके बच्चे, आपके पास पैसे हैं लेकिन बच्चा इसमें एंगेज हो गया तो अच्छा लगेगा। उसे समझ ही नहीं आ रहा, बच्चा गांजा लेने लग गया, चरस लेने लग गया, कुछ ऐसा। अब फील आई, अब आया भैया कुछ अपना सब। मैंने बोला बच्चा इसमें एंगेज हो गया, नहीं मैं समझ ही नहीं आ रहा क्या हो गया। हद है यार, यहाँ के बच्चे ना। नहीं क्या फिर ऐसे शक्ल क्यों बनाई थी जैसे कोई। फिर जब मैंने वो बोला था, हाँ यही भैया जाना पहचाना वर्ड। मतलब इसका कैसे कोई पॉइंट मुद्दा उठा सकता है? क्यों उधर ड्रग्स का इशू ज्यादा है, उड़ता पंजाब उसी को पता आया था। देखा देखी नहीं थी था? मूवी, वो उस मूवी में क्या देखा था तूने? वो इसी के लिए देखी है। पाकिस्तान से उसी में सिर्फ वो बेस- ड्रग्स 3.5 किलो, जिसकी करोड़ों की वैल्यू होती है, वो ऐसे 3.5 किलो ऐसे तो इतना फेंका होता जाता है, फेंका जाता है एकदम, उड़ा ऊपर से उड़ता आता है, पंजाब में गिरता है, फिर वो कॉल करता है यहाँ से 2-3 गाली देके, तुझे 10 बार बोला है ऐसे, उसको मत बोला कर फेंकने के लिए, वो पता नहीं कहाँ फेंक देता है। देखो अब उन्होंने ये वाला इशू उठाया, हो सकता है भाई लोगों को बुरा लग गया वहाँ की होगा। गवर्नमेंट अब इस इशू को उठा रही है, जबकि पहले से चल नहीं इतना इशू time पहले चलता से है। था, गवर्नमेंट मोदी जी की गवर्नमेंट ही कहाँ है वहाँ पे, वो तो उन्होंने बताया था कि देखो वो अभी भी कंट्रोल नहीं कर पाए, ऐसा हो गया वैसा हो गया, वो बताया था। हो सकता है लोगों को अच्छा नहीं लगा कि भाई ये तो पर्सनल हो जाएगा बहुत ज़्यादा, कि यही ठीक है आप इन्हीं को ख़त्म करो, इसको बाद में देख लेंगे। अच्छा चलो, केजरीवाल भी अच्छा कर रहा है, वैसे दिल्ली में अच्छा कर रहा है, बाकियों को पता नहीं। दिल्ली में हाँ स्कूल अच्छे बन रहे, वो तो है। धीरे धीरे करेंगे अभी क्या 2 बार सरकार आ गई है, कितना 40 बार बना दे, धीरे धीरे करेंगे अभी। अच्छा चलो सुनो, जब तक बुढ़े नहीं हो जाते वो मर नहीं जाते। माइक्रो, अच्छा माइक्रो में भी कुछ इशू होते हैं माइक्रो में, लेकिन इशू मेरे तक रेस्ट्रिक्टेड रहेंगे कि मेरी इनकम, मुझे अपनी इनकम चाहिए, मुझे अपना डिमांड चाहिए, मेरी सप्लाई कितनी होगी, वो सिर्फ मेरे तक रहेगी, लेकिन इसमें सेंट्रल प्रॉब्लम आती है, ठीक है। इसके बाद बस इतना ही आपको इसमें करना है, स्कोप करने से। सॉरी। अच्छा अब इसके बाद क्या करोगे आप, अब क्या देखोगे? अच्छा और माइक्रो और मैक्रो पैराडॉक्स भी होते हैं। एग्जाम्पल के लिए भैया पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है, हमने पैराडॉक्स का मतलब आपको क्या बताया था, सोच, याद है कुछ? चलो मैं पहले एक एग्जांपल देता हूँ, शायद आपको याद। पहले मैं पैराडॉक्स का मतलब बता देता हूँ, कौन सा पॉइंट, जो भी पॉइंट है, माइक्रो और मैक्रो के पैराडॉक्स, मतलब इसके कुछ पैमाने, सोच इन दोनों की, माइक्रो की सोच एक टाइम पे और उसी टाइम पर मैक्रो क्या सोचता है उस चीज के लिए। मैं पहले एग्जांपल देता हूँ आपको। सेविंग वाला दिया। फॉर एन इंडिविजुअल सेविंग मोर इज बेटर और नॉट। हाँ बेटर। भैया ऑफ कोर्स वो अच्छा है, सेविंग जितना ज्यादा करेगा, बट फॉर एन इकोनॉमी तुम्हें नहीं लगता ये सेविंग ब्लॉक हो गया इसके पास, मतलब पैसा मैंने सेव करा वो मेरे पास ही रह गया, क्या वो आगे गया? नहीं, मतलब भैया उसका जो फ्लो था, मनी का वो ब्लॉक हो गया। फ्लो वो ब्लॉक हो गया। अब ब्लॉक हो गया, एक इकोनॉमी में अगर आपको पता हो तो 1 रुपए से 10 रुपए तक कमाए जाते हैं, हाँ। है ना भैया? अब सोचो अगर इसने पैसा ब्लॉक कर दिया तो वो आगे कहाँ बढ़ता रहेगा, कैसे बढ़ेगा भाई? आप सामान खरीदने गए, फिर वो सामान वाला आगे देता है, फिर वो आगे देगा रॉ मटेरियल के लिए, फिर रॉ मटेरियल वाला भी कहीं, मतलब भैया बहुत लंबा फिर घूम फिर के आता है। यानी कि भैया ये मनी का फ्लो ब्लॉक हो गया, अब वो पैसा तो कहीं नहीं जाएगा, बर्बाद हो गया वो पैसा। इसके लिए हम क्या बोलते हैं भैया, माइक्रो के लिए पैराडॉक्स, ये सोच बहुत अच्छी है, ठीक है, लेकिन वहीं पर मैक्रो के लिए वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी कि एट अ पॉइंट ऑफ टाइम a similar thinking is better या फिर बेस्ट इन माइक्रो इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। भाई माइक्रो इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो थिंकिंग अच्छी हो सकती है, बट फ्रॉम मैक्रो इकोनॉमिक्स
पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो भैया वो सिचुएशन अपोज्ड करेगी उसको, क्या करेगी, अपोज्ड करेगी, उसके विपरीत जाएगी, मना करेगी उसको ऐसा करने से, ठीक है, क्योंकि वो उसी के बारे में थोड़ी सोचती है। ठीक है, एक बार मैं आपको शुरू से वाली चीज बता रहा हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा था बेसिस ऑफ स्टडी, कि आप इधर कुछ और बेस मानते हो और उधर कुछ माइक्रो में कुछ और बेसिस मानते हुए चढ़ते हो। जैसे माइक्रो में मेरे लिए, जैसे मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, हमने वो पढ़ा था रैशनल मैनेजमेंट ऑफ स्केयर रिसोर्सेज डेफिनेशन में। माइक्रो में इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे लिए स्केयर रिसोर्सेज पैसा है, वहीं पर कंट्री के लिए रिसोर्सेज, मैन पावर, ये सब स्केयर होते हैं। तो भैया हमारे लिए अगर कोई कंट्री मुझ पर इंडिविजुअल पर स्टडी कर रही है तो वो मेरी इनकम देखेगी, मेरे पास गुड्स कितने हैं ये देखेगी। लेकिन मैक्रो में शायद कुछ और, मैक्रो में कुछ और बेसिस ऑफ स्टडी रहे उसका। मुझे अगर किसी इंडिविजुअल को पढ़ना है तो वो कुछ सोच लेके पढ़ेगी मेरे लिए, और कंट्री के लिए उसकी सोच अलग हो जाएगी। डिमांड में जो सोच होती है वो एग्रीगेट डिमांड में तो सेम नहीं रह सकती ना। दूसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा कि आप भैया इकोनॉमिक एजेंट कौन कौन होता है, आरबीआई हो गया, सेबी हमने पढ़ लिया था, यानी कि ये सब। सबसे पहले इकोनॉमिक एजेंट कौन होता है, इकोनॉमिक एजेंट वो पर्सन जो इकोनॉमिक डिसीजन लेता है। अगर वो इंडिविजुअल के लिए डिसीजन ले रहा है तो माइक्रो इकोनॉमिक एजेंट हो जाएगा, और अगर एज अ होल ले रहा है तो वो मैक्रो के लिए इकोनॉमिक एजेंट हो जाएगा। उसके बाद हमने कौन सा पढ़ा था, इकोनॉमिक वेरिएबल एग्जाम्पल के लिए डिमांड सप्लाई। खाली डिमांड बोल रहा हूँ, इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई, किसके वेरिएबल होंगे, इंडिविजुअल डिमांड माइक्रो। और अगर बोला एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, जीडीपी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने पढ़ा डिग्री ऑफ एग्रीगेट। कहाँ पर एग्रीगेट बहुत ज्यादा होता है, कंट्री में, मैक्रो में, जिधर अपना तो लिया जाता है, बाहर का भी एग्रीगेट कर दिया जाता है, और वहीं पर माइक्रो में क्या ऐसा है एग्रीगेट नहीं होता, होता है लेकिन बहुत लिमिटेड डिग्री तक एग्रीगेट होता है। फिर कुछ अजम्पशंस, माइक्रो में अजम्पशन होती है कि हम माइक्रो के वेरिएबल कांस्टेंट रहेंगे, और मैक्रो में होती है माइक्रो के वेरिएबल कांस्टेंट रहेंगे। सेंट्रल इशू भैया माइक्रो में होता है कि आपको अलोकेट तो करने हैं, स्केयर रिसोर्सेज से निपटना है, स्केयर रिसोर्स का रैशनल मैनेजमेंट करना है, लेकिन एज एन इंडिविजुअल लेवल। वहीं पर मैक्रो में जो है सेंट्रल इशू आ जाता है अनएम्प्लॉयमेंट, जीडीपी, पुअर्टी। उसके बाद और आपने पढ़ा था, कौन सा पढ़ा, और उसके बाद माइक्रो एंड मैक्रो पैराडॉक्स हमने पढ़ लिया कि एट द सेम टाइम फ्रॉम द माइक्रो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू एक सेम थिंकिंग पॉजिटिव में हो सकती है, लेकिन वही थिंकिंग मैक्रो में आते आते नेगेटिव में हो जाएगी। उसके बाद आपको पढ़ना है स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि आखिर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ रहे हैं भैया, मैक्रो वाली चीजें क्यों आएंगी, क्योंकि माइक्रो आप 11th में पढ़ चुके हो। अच्छा, ये सारे नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है, आपको तो मिल ही जाएंगे अभी। स्कोप ऑफ, यानी कि भैया मैक्रो इकोनॉमिक्स हम पढ़ ही क्यों रहे हैं, क्या काम करेगा मैक्रो इकोनॉमिक्स। अच्छा, आपने मनी चैप्टर पढ़ा था, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को किसने कंट्रोल करा था, आरबीआई ने। आरबीआई होती है जो कंट्री में इन्फ्लेशन आता है, डिफ्लेशन आता है, उसको कंट्रोल करती है। यानी कि सबसे पहले तो हम पढ़ रहे हैं कि हम समझें कंट्रोल ओवर इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन क्या है कि निकला, क्या क्या इसमें पॉइंट नहीं है, इसलिए मतलब ये थोड़ी मैं एग्जैक्ट थोड़ा बहुत अलग भी सीख है लूं। भैया, इसमें 4th पॉइंट में लिखा है प्राइस लेवल, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। इधर है, ये देखो, ये दिखा ही नहीं होगा इसको, देखा, ठीक, थोड़ा सा अलग लिखवा दो ना है। अच्छा देखो, आपके इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में कंट्रोल करती है, यही तो होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स कहाँ तक काम करेगी हमारे लिए, ये काम करती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो तो नहीं करती ना, नहीं, माइक्रो को बोल दो जरा महंगाई आई है, उसे तो शायद माइक्रो लेवल पे महंगाई का मतलब ही नहीं पता होगा, ठीक, महंगाई का मतलब उसे बस इतनी शक्ल बना ली क्या, हमें पता नहीं है क्या महंगाई का मतलब। तू कंट्री में नहीं आती, तू बाहर की है, तुम माइक्रो पढ़ रहे हो। एक बात, माइक्रो के लिए क्या वो सारे गुड्स कंज्यूम कर लेता है कि आने दो जितना है कंट्री में, तो लिमिटेड कंज्यूम करेगा ना, तो उसे लिमिटेड का पता है कि भाई इसका प्राइस बढ़। तुम्हें भी नहीं पता इन्फ्लेशन कब आती है, तुम पता है इन्फ्लेशन कब एज्यूम करते हो, इसका प्रोडक्ट बढ़ गया इन्फ्लेशन, इसका कब बढ़ गया, मतलब हम इतने में भी इन्फ्लेशन बोल देंगे कि वो पहले 700 ग्राम था अब 1 किलो मिलता है, उसके प्रपोजल में इन्फ्लेशन हो गया, जैसे अभी बहुत दूध ज्यादा के हो गया। प्राइस बढ़ गए थे। हाँ, वो इन्फ्लेशन है।
ठीक है। Overall अब हम control कैसे पता लगाते हैं माइक्रो में, हम कैसे हमें क्या, तुम्हें क्या इकोनॉमिक्स की तुम लिस्ट देखते हो, यार इस साल इतनी इन्फ्लेशन बढ़ गई, हर साल 3 से 4% वैसे बढ़ती है, लेकिन फिर भी तुम ऐसे लिस्ट तो नहीं देखते, बढ़ती है ना, कम नहीं होती ना। तुम तो प्रोडक्ट को देख के बताते हो ना। ठीक है, तो भैया मैक्रो इकोनॉमिक्स कंट्रोल करता है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स ही डिफाइन करता है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को। आगे बैलेंस ऑफ पेमेंट पता है आपको, बीओपी। बीओपी, आपको ये भी कौन कंट्रोल करवाएगा कि बताएगा कहीं बैलेंस ऑफ पेमेंट, मतलब शॉर्ट में बोलूं तो भाई बाहर की कंट्री को हमें पेमेंट करनी होती है और उनसे पेमेंट लेनी होती है। कौन सी सिचुएशन ज्यादा होनी चाहिए, लेने वाली ज्यादा होनी चाहिए और ये वाला कम होना चाहिए। क्या बैलेंस फर्स्ट टर्म में, फर्स्ट टर्म में अब नहीं आएगा ना। नहीं, शॉर्ट में पता लगे, यानी कि हमें देना भी होता है और हमें लेना भी होता है, तो बैलेंस होना चाहिए। हद से ज्यादा अगर बुरी से बुरी सी सिचुएशन हुई, मरने वाली सिचुएशन हुई, तो कौन सी आप में रहना चाहोगे? बराबर हो, कम से कम इतने पे तो रहेंगे। ऐसा ना हो कि हमें लेना कम हो और देना ज्यादा हो, वो बेकार सिचुएशन है। ठीक है, उसे बोलते हैं डेफिसिट वाली सिचुएशन। और सरप्लस हमें जिसमें लेना ज्यादा होता है और देना कम होता है। ठीक है, और इक्विलिब्रियम वाली दोनों इक्वल बैलेंस रहेगा। ठीक है, तो भैया बैलेंस ऑफ पेमेंट हमें कौन बताता है? मैक्रो ही तो होता है जो हमें इससे डील करवाता है। उसके बाद एस्टिमेट ऑफ नेशनल इनकम एट रिलेटेड एग्रीगेट्स। आपने नेशनल इनकम पढ़ी? नहीं अभी तो नहीं पढ़ी, लेकिन पढ़ोगे तो मैक्रो में ही। इन शॉर्ट भाई देखो, यहाँ पे जो भी चीजें आएंगी ना वो सब यहीं से आएंगी। चौथा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, या फिर सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज रेट, सॉरी फॉरेन एक्सचेंज रेट, ये शायद आपका सेकंड टर्म में है। इसकी भी अगली क्लास में इसकी रिवीजन होगी, फॉरेन एक्सचेंज रेट की। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा चैप्टर है, क्योंकि अच्छा भी है और थोड़ा बड़ा भी है। क्या इतना हुआ? बड़ा नहीं। मंडे को होगी रिडम्पशन वाला मंडे को चैप्टर कर नहीं देंगे आ रहा। फिर। अरे मंडे तुम्हारा 15 को भी पेपर है ना? मंडे नहीं आएगा। रिडम्पशन वाला क्यों? चैप्टर नहीं आ रहा। सत्संग है उसके घर में। सत्संग है, क्या बोलो? रिडम्पशन वाला चैप्टर नहीं आ रहा। रिकॉर्डिंग हो जाएगी, तुम्हें इसका लिंक मिल जाएगा। रिडम्पशन वाला चैप्टर नहीं आ रहा, किसने बोला है? मैम ने। पक्का? हाँ। फिर भी हम करवाएंगे। नहीं तो सिलेबस में तो लिखा हुआ है, नहीं आ रहा। तुम्हारी मैम ने अगर बोल दिया होगा, लेकिन लिस्ट में है कि रिडम्पशन आ रहा है, करवाया भी है। हमारे स्कूल में अलग एग्जाम हो रहे होंगे शायद। तुम स्कूल की टीचर का समझते हो? बस फिर तो ऐसे बोले जैसे मैम ने नहीं करा, बस उनका होगा पत्थर की लकीर। एक बार दोबारा अच्छा चलो सुनो, फॉरेन एक्सचेंज रेट है, फॉरेन एक्सचेंज रेट कौन डिसाइड करता है? फॉरेन एक्सचेंज रेट कौन डिसाइड? मैक्रो। अरे आरबीआई डिसाइड करेगी? नहीं भैया, एक फॉरेन एक्सचेंज की मार्केट होती है जहां पर डिमांड और सप्लाई के हिसाब से फॉरेन एक्सचेंज डिसाइड करा जाता है। यूएस की अगर डिमांड ज्यादा होगी, यूएस डॉलर तो उतना ही है ना, लिमिटेड, ऐसा तो है नहीं उसका भी वर्ल्ड बैंक सॉरी नेशनल बैंक जो है वो छापता रहता है डॉलर, नहीं वो भी लिमिटेड निकालता है। अब डिमांड ज्यादा है, लोग मांग ज्यादा रहे हैं, सप्लाई कम है, तो प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा हो ना कि सारी कंट्री एक साथ इंडियन करेंसी की डिमांड करने लगे, इंडियन करेंसी टॉप में आ जाएगा अगर करने लग जाए तो, पर नहीं है इतनी डिमांड, तो फॉरेन एक्सचेंज रेट भी कौन डिसाइड नहीं, इसको कंट्रोल करने की। इंडिया में कहीं ऐसा ना हो, इंडिया में ज्यादा हाई त्राहिमाम ना हो जाए, तो फॉरेन एक्सचेंज रेट भी आप अंडरस्टैंड कहाँ से करोगे? मैं अंडरस्टैंड बोल रहा हूँ, ठीक है, अंडरस्टैंड बोला मैंने, डिटरमाइन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में होगा। हाँ, गवर्नमेंट फॉरेन एक्सचेंज रेट जानबूझकर भी इंटेंशनली भी ऊपर नीचे करती है, अगर याद हो तो। छोड़ो, फॉरेन एक्सचेंज रेट में समझ में आएगा, बस अभी याद रखो फॉरेन एक्सचेंज रेट भी एक स्कोप के अंदर है। तो ये 3 तो चैप्टर ही है, नेशनल इनकम, बैलेंस ऑफ पेमेंट और फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है, उसके बाद आपको एम्प्लॉयमेंट भी कौन समझाता है? एम्प्लॉयमेंट क्या है? और पुअर्टी कौन समझाता है? मैं पुअर्टी इसी में लिख देता हूँ। गवर्नमेंट बजट। मनी के बारे में कौन बताता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स। गवर्नमेंट बजट, मैक्रो, ये सब भैया मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये सारे हुए उसके स्कोप है। स्कोप मतलब किस चीज से वो डील करता है, इन चीजों से वो डील करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, और इसके बाद और कुछ बचा? कहाँ है सिग्निफिकेंस? वो तो इम्पोर्टेंस है, बस इसके बाद खत्म, सिग्निफिकेंस के बाद। हाँ, बस खत्म।
अच्छा, आप सबको ना डिवेंचर की रिवीजन करवानी है मैंने। हाँ भैया, इसकी जरूरत भी है। कब करवाऊँ? भैया संडे संडे हमारी एक उसकी बीएसटी क्लास होगी और वो फोन लेते हुए आना सब, लेकिन ठीक है भैया। क्यों? बता दूंगा क्योंकि उसकी क्लास यूट्यूब में डली हुई है, मैं यहीं पे तुम्हें दिखाऊंगा। मैं क्या नहीं, दोबारा हम रिवीजन नहीं करवाऊँ? आएंगे, हम नहीं आएंगे। वैसे रिवीजन करवा रखी है। मेरा मंडे नहीं, तुम यहाँ पे आओगे नहीं। मंडे को किस किस को छुट्टी चाहिए? हमें ऑनलाइन क्लास होगी, मतलब ऐसे रिकॉर्डिंग हो जाएगी, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। उसका भी क्या फायदा, टाइम तो लगेगा उसमें देखने में भी। टाइम लगेगा? लेकिन आप छुट्टी कर दो। नहीं छुट्टी, हमने बोला था। होली कब है? मैंने बोला था मंडे की छुट्टी का। हाँ, डिस्कशन तो हुआ था, बाकी कंक्लूजन क्या निकला वो नहीं पता हमें। मंडे की छुट्टी ऐसा करेंगे ना, मंडे को फिर ऐसा करता हूँ मैं, रिवीजन क्लास एक रिकॉर्ड कर लूंगा। रिवीजन क्लास मतलब ऐसे कंपल्सरी नहीं है किसी का देखना। सेकंड चैप्टर की रिवीजन क्लास। कौन सा चैप्टर सबसे छोटा है मुझे ये बताओ। सेकंड ही है। सेकंड, हाँ भैया। इसमें सेकंड ही है अब चीज से छोटा। हाँ ज्यादा बड़ा नहीं है, वो छोटा सा ही है। हाँ सेकंड है। बस वगैरह है। कंजम्पशन है और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, डेप्रिसिएशन, फुल बहुत बड़ा है भैया, सेक्टर। सर्कुलर ऑफ इनकम वगैरह सब इसमें है। नहीं वैसे छोटा है, कंसेप्चुअल छोटा छोटा है, है, कंटेंट ज्यादा है इसमें, लेकिन कंसेप्ट समझने के लिए बहुत छोटा है। यही सही है। हाँ तो यही वाला चैप्टर करवा दें फिर अगली क्लास, मतलब मंडे को मैं इसकी रिकॉर्डिंग कर दूंगा। मतलब कोई फिर नया चैप्टर नहीं करवाएंगे अगर ऐसा होता है तो। हाँ। ये ठीक है। लेकिन एक शर्त पे कि संडे को इको की और बीएसटी की क्लास होगी। हाँ व्हाट? ज्यादा देर नहीं होगी, 2 ही घंटे मिला के। एग्जैक्ट 2 घंटे में छुट्टी हो जाएगी तुम्हारी। अब मतलब खाली इको की आप नहीं, बोलते इको हो और मैंने बीएसटी नहीं। स्लिप कर दिया। प्री बोर्ड में क्या कर दिया? स्लिप। यहाँ पे स्लिप कहाँ से वर्ड यूज कर रही है? स्किप होता है, स्किप स्किप। अच्छा मैं सुना, कौन उनसे बोल रही है? आप कर लेते हो ना। मैं स्किप क्या करता हूँ मैं? टाइम नहीं, मैं वैसे मैं सही में बोल रहा हूँ। मैं प्री बोर्ड में मैंने बोला था ना तुम्हारा टाइम वो रहेगा। बताओ जल्दी। वैसे भैया बिजनेस कल तो की तुम क्लास homework जिस दिन है ही उस दिन नहीं आप रिवीजन करा दो ना चैप्टर एक की। बार बिजनेस का वो बता देना, थोड़ा सा। इक्विटी वाला वो आएगा। हाँ बस भैया formula वो आएगा ना। formula अरे प्री बोर्ड का टेंशन है भैया, मैम मार के पकड़ के मारेंगे फिर। डेट प्लस इक्विटी वाला, डेट अपॉन इक्विटी वो वाला। चैप्टर पूरा कैपिटल स्ट्रक्चर बताना है। पूरा चैप्टर। कैपिटल स्ट्रक्चर वो डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट नहीं, प्री बोर्ड में तुम ये ट्राई करो कि जितना और तुमने करा है। तो टैक्स खुद के से बाद करने के लिए देंगे, ready है टैक्स ना। के बाद क्या? उसको कंज्यूमर profit प्रोडक्शन तो हो जाएगा। हम कर लेंगे वो। हो जाएगा, बोल ऐसे नहीं जाना रहेगा। ठीक है कर लेना तुम खुद से। नहीं मतलब वैसे हाँ, अभी तो आप बता ही कराओगे ना। कोई बात नहीं। That's right. अच्छा चलो आगे सुनो। सिग्निफिकेंस मतलब इम्पोर्टेंस क्यों है? बहुत छोटी सी इम्पोर्टेंस है, मैं आपको बताता भी हूँ कुछ इम्पोर्टेंस। सबसे पहला आप तीसरी इम्पोर्टेंस में अभी मैं करवाऊंगा इनको डिटेल में। देखो, हेल्प इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन। पॉलिसी कौन बनाता है भाई? बहुत सारी पॉलिसी बनती है ना, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, मनी का फ्लो ज्यादा ना हो जाए उसको कंट्रोल करने के लिए। बहुत सारी पॉलिसी कौन बनाएगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स ही तो बनाता है। तो सबसे पहला हो गया कि आप पॉलिसी फॉर्मुलेट करते हो। दूसरा देखो, ग्रोथ करने में इकोनॉमिक की, इंडिविजुअल की नहीं, इकोनॉमिक की ग्रोथ करने में कौन मदद करेगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स मदद करेगी। 2 पॉइंट आपने पढ़ लिए, कौन सा था? ग्रोथ वाला। एक तो ग्रोथ वाला हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, हम ये तो पहले लिख लेते हैं। सबसे पहला हमने क्या पढ़ा? पॉलिसी फॉर्मुलेशन या फिर फैसिलिटेट पॉलिसी इन पॉलिसी Making. फॉर्मुलेशन मेकिंग। यार इतने छोटे बच्चे थोड़ी हो तुम, मेकिंग लिखोगे। फैसिलिटेट मतलब हेल्प करना, किसमें? पॉलिसी फॉर्मुलेशन में। एग्जाम्पल के लिए आपने पढ़ा रेपो रेट, हाँ। ये भी तो एक पॉलिसी के अंदर लाया गया था। इन्फ्लेशन, फिस्कल पॉलिसी आई थी। फिस्कल पॉलिसी मतलब गवर्नमेंट का जो बजट ऊपर नीचे हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए। और भी बहुत सारी पॉलिसी गवर्नमेंट लेके आती है, लेकिन वो मैक्रो के लिए आती है। ठीक है। दूसरा, आपको ना एक रोड मैप प्रोवाइड करती है। भैया रोड मैप मतलब ये रोड दिख रहा है, इसका नक्शा, लेकिन ये रोड का कुछ ना कुछ तो डेस्टिनेशन होता है ना। ये वो रोड मैप प्रोवाइड करती है जिसका डेस्टिनेशन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रहेगा। रोड मैप मतलब रोड का रास्ता, किस रास्ते से जाओगे? रोड मैप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। 2 पॉइंट समझ में आ गए। आपने पुअर्टी को डील करा, अनएम्प्लॉयमेंट कौन, इसका सॉल्यूशन कौन बताता है? मैक्रो।
प्रॉब्लम ऑफ इम्प्रूव करती है पुअर्टी एंड सिचुएशन ऑफ इन्वायरमेंटल पोवर्टी, पॉल्यूशन अनएम्प्लॉयमेंट, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, ये तो आपने पढ़ा होगा। और भी बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, ठीक है। और बीओपी स्टेटस। हाँ भैया बीओपी स्टेटस बनाए रखना तो ये तो सबसे ज्यादा जरूरी है। मतलब जितना लेना है और देना वो मेंटेन हमारे रखना, पास maintain। आपको ज्यादा होना, सरप्लस पोजीशन पे रहना है, इक्विलिब्रियम, डेफिसिट पे नहीं आना। डेफिसिट पे आ गए तो फिर उधार लेते जाओगे आप बाहर से। भाई मतलब मुझे बाहर देना ज्यादा है तो मैं उधार ही लूंगा फिर किसी कंट्री से, और उधार लेते लेते फिर मुझे उसका ब्याज दो, भैया बहुत बेकार सिचुएशन है। बीओपी का स्टेटस मेंटेन रखो, या तो सरप्लस में रहो, मतलब आपको लेना ज्यादा है, अच्छी सिचुएशन है, या तो बराबर में रहो, गलती से भी वो डिक्रीज वाली यानी कि डेफिसिट वाली पोजीशन पे नहीं आना, स्टेटस मेंटेन करके रखना है। इसके अलावा और कोई पॉइंट? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। कितना है यार? अब एक बात बताओ, इकोनॉमी भी तो स्टेबल रहनी चाहिए। खाली मैं बीओपी को स्टेबल रख के कर लूंगा? नहीं भैया, इंडियन इकोनॉमी स्टेबल नहीं होगी तो क्या होगा? जो आज पाकिस्तान का हाल है वो हमारा होगा, ठीक है। इकोनॉमी भी क्या रहनी चाहिए? स्टेबल। यानी कि ऐसा भी, मुझे ऐसी भी इकोनॉमी नहीं चाहिए जो एकदम से पीक हो और एकदम से ही डाउन चले जाए। स्टेबिलिटी रहनी चाहिए। भैया ग्रोथ हो, धीरे 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 ग्रोथ हो, मुझे वो मंजूर है। लेकिन ये एकदम से जो फ्लक्चुएशन आ रहा है ना, बहुत बड़ा गैप, कि पीक से सीधा जीरो पे, वो नहीं चाहिए। ग्रोथ हो, धीरे धीरे हो, मंजूर है, स्टेबिलिटी के साथ हो। ग्रोथ विद स्टेबिलिटी आपने पढ़ा था, ग्रोथ विद स्टेबिलिटी। ग्रोथ विद स्टेबिलिटी मतलब ग्रोथ हो, स्टेबल हो, ऐसी ग्रोथ जो स्टेबल हो, ऊपर हो, नीचे भी आए, ऐसा नहीं है। आप भाई जो चीज ऊपर गई है कभी ना कभी तो नीचे आएगी ना, नीचे आए, लेकिन इतना भी नीचे ना आए कि वो ग्रोथ से बहुत ज्यादा ही चले गई, कि आज से 50 साल की ग्रोथ पानी में डूब गई, इतना भी नीचे ना आए, ठीक है। ग्रोथ विद स्टेबिलिटी हो, क्या हो? ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, बस इतना ही है। डिस्क्रिप्शन होता है इकोनॉमी। डिस्क्रिप्शन, हाँ, एक फर्स्ट पॉइंट होगा डिस्क्रिप्शन ऑफ इकोनॉमी। एस्टिमेशन, जिसमें वो बताता है एस्टिमेशन। एक बात बताओ, डिस्क्रिप्शन मतलब क्या होता है? उसके बारे में डिटेल बताना। किसी इकोनॉमी की डिस्क्रिप्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स लिख दो, क्योंकि आप मैक्रो इकोनॉमिक्स ही पढ़ रहे हो ना। आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स की डिटेल कहाँ से मिलेगी? मैक्रो इकोनॉमिक्स से। तो मैक्रो इकोनॉमिक का डिस्क्रिप्शन कौन देगा? डिटेल कौन देगा? मैक्रो इकोनॉमिक। क्या प्रॉब्लम है, क्या सॉल्यूशन हो सकता है, क्या क्या चीजें बर्डन आ रहा है, बीच में हमारे ऊपर बर्डन आ रहा है, किसी चीज का अगर बर्डन आ रहा है कि ये ज्यादा है वो कम है, ये सब की डिस्क्रिप्शन कौन देगा मुझे एक इकोनॉमी? मैक्रो इकोनॉमिक में। यहाँ पे हमारी चैप्टर 1 की रिवीजन क्या हो जाती है? खत्म। क्या बड़ा थैंक यू। मैं क्या लिखूँ? 1 घंटा लग गया। 4:15 पे स्टार्ट, 3:15 पे स्टार्ट हुई थी।